नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 20 जून 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। अग्निपथ स्कीम को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा रिसेंटली ही लाई गई है। इसमें 17.5 से 21 वर्ष के युवा भारतीय सेना में अपनी सेवा 4 वर्षों तक दे पाएंगे। ऐसा प्रावधान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। सरकार का पक्ष यहाँ पर डिफेंस बजट में कॉस्ट कटिंग का है और सेना में युवा सैनिक के भर्ती को बढ़ाने का है। कल यानी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी, जो कि मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना था। फिलहाल सेना में मौजूद सैनिकों की औसत उम्र 32 वर्ष है। इसी को कम करके 26 वर्ष करने हेतु ये स्कीम लाया गया है। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि ये स्कीम किसी भी कीमत पर रोलबैक नहीं की जाएगी और जो एस्पिरेंट्स उपद्रव में शामिल हो रहे हैं उन पर प्राथमिकी होगी और भविष्य में सेना में उन्हें कभी प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि सेना में डिसिप्लिन ही सर्वोपरि है। ये तो सरकार का पक्ष था। अब आते हैं विद्यार्थियों का पक्ष क्या है। पहला कि परमानेंट जॉब को हटाकर आप उसे 4 वर्ष के लिए सीमित कर रहे हैं। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा खत्म कर दे रहे हैं। तीसरा, उम्र को आप 21 वर्ष ही कर रहे हैं। 2 साल का जो रिलैक्सेशन है वो तो केवल इस वर्ष के लिए है। अगले साल से तो फिर ये 17.5 से 21 वर्ष के लिए ही होगा। मतलब इसी बीच के युवा इसमें भर्ती हो पाएंगे। अगर कॉस्ट कटिंग ही करना है तो एमपीज़ और एमएलएज़ के पेंशन की कॉस्ट कटिंग करें। उन पर भी एक टर्म यानी 5 साल का बाउंडेशन हो। जिनकी तनख्वाह लाखों में है उनमें थोड़ी कटौती से उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे निचले स्तर के वेतनभोगी के वेतन में थोड़ा बदलाव भी उसके परिवार के अवश्यंभावी खर्च पर काफ़ी प्रभाव डालेगा। प्लस कुछ नेताओं का बयान आया कि अग्निवीर को उनके ऑफिस में सिक्योरिटी जॉब में प्रेफरेंस मिलेगा। तो युवाओं का कहना है कि युवा को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी का जॉब नहीं चाहिए। तो ये तो थे इन दोनों के पक्ष। बाकी हमें तो न्यूट्रल रहना है, हमें जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान देना है। तो मेरा ऐसा राय है कि ये स्कीम एक एडिशनल सपोर्ट के रूप में काफ़ी बढ़िया स्कीम है। मतलब उन लोगों के लिए जो सेना में अपनी सेवाएं कुछ दिनों के लिए देना चाहते हैं, बट इसे रेगुलर रिक्रूटमेंट के यूज़ में नहीं लाना चाहिए। जैसे जो रिक्रूटमेंट होते थे अभी तक सेना में परमानेंट जॉब के लिए, वो होते रहने चाहिए थे। ये एक एडिशनल सर्विसेज आप ला सकते थे उन लोगों के लिए जो कुछ दिनों के लिए सेना में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। एक और पॉइंट है कि इतने कम दिनों के लिए सेना में होना और ये पहले से पता होना कि 4 साल बाद उसे छोड़ देना है तथा कुछ धनराशि उसे मिलेगी 4 सालों बाद, तो उसका पूरा ध्यान उस धनराशि को खर्च करने या अपने 4 साल के बाद होने वाले कैरियर पर ध्यान होगा उसका। तो जो जिस लेवल का डेडिकेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं आर्मी में, चाहे नेवी में, चाहे फिर एयरफोर्स में, वो हम एक्सपेक्ट ना कर पाएंगे उन स्टूडेंट से, उन छात्र से जो एज अ अग्निवीर वहाँ पर जाएंगे। आपने देखा होगा पहले लोग केदारनाथ दर्शन हेतु जाते थे, बट अब वहाँ आपको केवल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और कैमरे के साथ ही लोग दिखेंगे। तो कहीं यही हालात सेना की भी ना हो जाए, क्योंकि सभी जो 46,000 युवा होंगे जो भर्ती होंगे वहाँ, वो सभी डेडिकेटेड हों ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग उसमें काफ़ी डेडिकेटेड होंगे जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे होंगे और तब उसमें आएंगे, तो उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट होगा कि वो केवल 4 सालों तक ही सेवा दे पाएंगे, क्योंकि उन 46,000 में केवल 25% का ही फर्दर रिक्रूटमेंट होगा बाकी सेना के लिए। बाकी तो 75% इधर उधर ही भटकेंगे। उनको भले ही आप प्रायोरिटी दीजिएगा, बट प्रायोरिटी देने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जॉब दे रहे हो। आप प्रायोरिटी दे सकते हो सकता है बाकी लोगों में प्रायोरिटी दो बट उसका जॉब ना मिले। तो एक सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ये जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि उन 46,000 में हो, ये चीज़ थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आप भी अपने विचार जो आपको लगते हो इस स्कीम के बारे में वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इंडिया बांग्लादेश शुड वर्क ऑन रिवर मैनेजमेंट। इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन के 7th राउंड के मीट में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मेमन एक दूसरे से मिले और काफ़ी मुद्दों पर बात हुई। दोनों देशों को साथ में आके काम करना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के मध्य अनेक नदियां हैं, उन पर हमें साथ मिलकर काम करना है। इंडिया तो चाहता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि साउथ एशिया में बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया और बांग्लादेश के जो लैंड डिस्प्यूट्स थे वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में सुलझ गए थे,
लेकिन नदियों पर अभी भी बातचीत जारी है। अब देखते हैं क्या था ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015। जब भारत आज़ाद हुआ था तब रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बाउंड्री का डिमार्केशन किया था। इस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही पार्ट था, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। डिवीज़न के समय रेडक्लिफ ने जो लैंड्स के स्मॉल पैचेस थे, जिन्हें इनक्लेव या अंतर क्षेत्र या हम चित महल कहते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया था। इनक्लेव्स को आप सीधे समझो तो एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर दूसरे कंट्री का स्मॉल टेरिटरी। यहाँ पर एक और टर्म आता है काउंटर इनक्लेव्स, यानी इनक्लेव विद इन इनक्लेव्स। जैसे हमारी कोई आइलैंड हो, उसको सराउंड करती हुई बांग्लादेश की टेरिटरी हो और उनको पूरी तरह से सराउंड करती हुई इंडिया की टेरिटरी हो। जैसे हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं सबसेट और सुपर सेट का कंसेप्ट, वैसा ही कुछ आप समझ सकते हो इसे। एक सर्कल, उसके ऊपर बड़ा सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम समझ सकते हैं कि जो सबसे इनर सर्कल है वो इंडिया का पार्ट हो, जो उससे आउटर सर्कल का पार्ट है वो आपका बांग्लादेश का हो जाए, और जो सबसे आउटर सर्कल है, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, वो इंडिया का फिर से पार्ट हो जाए। तो इंडिया के टेरिटरी के अंदर बांग्लादेश का टेरिटरी और बांग्लादेश के टेरिटरी के अंदर फिर इंडिया का टेरिटरी। अब ये पैचेस बने क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोचबहर के राजा और रंगपुर के महाराजा इस एरिया को शतरंज के खेल में दांव पर लगाया करते थे और उसी में ये ऐसे पैचेस बने। इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए नेहरू जी ने 1958 में एक एग्रीमेंट साइन किया फिरोज़ खान नून के साथ। इसके तहत दहाग्राम और अंगारपोटा का इनक्लेव इंडिया को मिला और बेरूबाड़ी इनक्लेव ईस्ट पाकिस्तान को मिला। इसके लिए आर्टिकल 368 में 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया। 1971 में जब वार के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा तो भारत ने सबसे पहले उसे देश की मान्यता दी। फिर इंदिरा जी ने निर्णय लिया कि इस पेंडिंग वर्क को मुजीबुर रहमान के साथ अभी ही निपटा लिया जाए, क्योंकि इंदिरा यानी इंडिया का सपोर्ट था ही बांग्लादेश के फॉर्मेशन में। तो 1974 में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट डिज़ाइन किया गया, जिसके अंतर्गत जो 111 इंडियन इनक्लेव बांग्लादेश में है और जो 51 बांग्लादेश इनक्लेव इंडिया में है, उनका एक्सचेंज होगा। बट उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ ऐसी बिगड़ी कि फिर ये एक फॉर्मली कुछ डिसीजन इस पर हो नहीं पाया, तो इस कारण से ये बहुत सक्सेसफुल रहा नहीं। फिर 2011 में एक एडिशनल प्रोटोकॉल जोड़ा गया, 2011 प्रोटोकॉल। उससे पे फिर कुछ एक्सचेंज की बात हुई। फिर 6 जून 2015 को 100वें संशोधन से ये मूर्त रूप में आया। इसमें 3 बॉर्डर इशूज़ को डील किया गया। पहला एडवर्स पोजीशंस, दूसरा इनक्लेव्स, तीसरा अनडिमार्केटेड लैंड बाउंड्रीज ऑफ 6.1 किलोमीटर। अब एडवर्स पोजीशंस क्या है? तो एडवर्स पोजीशंस के अंतर वो एरिया आता है जो बाउंड्री से सटा हो, एक देश के कंट्रोल में आता हो, उसके बाउंड्री में आता हो, बट लीगली अपोजिट साइड के कंट्री का पार्ट हो। 2011 प्रोटोकॉल के तहत दोनों देश बाउंड्री लाइन को मतलब रीड्रॉ करने के पक्ष में आ गए थे। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आसाम में कुल 6.1 किलोमीटर की बाउंड्री है जो डिस्प्यूटेड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसको भी इसमें डील किया गया। ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों था? तो देखेंगे तो जो नेबरिंग टेरिटरीज होती हैं उनमें अगर डिस्प्यूट हो तो उसके कारण से उस एरिया में या उसके नेबरिंग एरिया में कंपनीज के लिए ऑपरेट करना या वहाँ इन्वेस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी रिस्क टेकिंग होता है, जो कि कंपनियाँ इस चीज़ के लिए कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। फिर एनर्जी सेक्टर में अगर देखेंगे तो ऑयल और गैस के ओनरशिप को लेके काफ़ी अनिश्चितताएं रहती हैं, जो कि भविष्य में काफ़ी क्लैश का कारण बन सकती हैं। ये कुछ पॉइंट्स जो इस आर्टिकल से रिलेटेड लगे मुझे, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर डेफिनेटली इस हफ्ते अच्छे आर्टिकल्स आएंगे इस इवेंट को मद्देनजर रखते हुए, तो हम उन पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, इंडियन इंटरेस्ट एट द WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अभी रिसेंटली ही WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की 12th आउटिंग यानी MC12 खत्म हुई है 17 जून को। मेजर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन क्या रहा है इसमें? तो पेटेंट रेगुलेशन पर रिलैक्सेशन को लेकर कुछ बातें हुई, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने पर, फिशरीज सेक्टर में सब्सिडीज़ को लेकर बात हुई, ई कॉमर्स में डिजिटल कंटेंट पर कुछ छूट को लेकर बातें हुई। WTO के डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकांजो इवाला ने इसे जिनेवा पैकेज कहा। इसे आप याद रखिएगा, कभी कभी ये टर्म्स भी पूछ लेते हैं। क्या है ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC12? ये जो MC12 है ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में टॉप पर लाई करते हैं। ये मेंबर्स होते हैं उसमें, ये 2 साल में एक बार मिलते हैं और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कशन करते हैं।
उस पर कुछ जो डिसीजन लेने होते हैं वो इन 2 सालों में एक बार लिए जाते हैं। IMF या वर्ल्ड बैंक की तरह यहाँ पर जो पावर होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑर्गेनाइजेशनल हेड के पास नहीं होते हैं। यहाँ पर डिसीजन जो 164 मेंबर्स हैं वो कंसेंसस के थ्रू लेते हैं। इस साल ये कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हुई है। एग्रीकल्चर पर काफ़ी डिटेल चर्चा हुई, इंडिया पर ज़्यादा फोकस रहा। रसिया यूक्रेन के वार के बाद जो क्राइसिस हुए हैं, आइदर वो फूड क्राइसिस हो, एनर्जी क्राइसिस हो, सेमीकंडक्टर फील्ड में क्राइसिस हो या रेयर अर्थ मेटल्स पर, इन सभी से पूरा दुनिया जूझ रहा है। तो रशिया और यूक्रेन दुनिया को वीट एक्सपोर्ट किया करते थे, भारत भी करता था, बट परसेंटेज काफ़ी कम रहता था, क्योंकि इंडिया का ये कमिटमेंट है कि पहले हमारे सिटीजन्स की नीड्स पूरे हों, फिर हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में भी इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया ने कभी रिस्ट्रिक्शंस लगाए नहीं, बट हाँ, कंसर्न हमेशा यही है कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिसीजन होगा। इस बार वीट का प्रोडक्शन भी कम हुआ है, तापमान बढ़ने से 10 से 15% का इफेक्ट पड़ा है वीट प्रोडक्शन पर, तो इस कारण से कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंडिया को लगाने पड़े। फिशरीज से रिलेटेड भी एग्रीमेंट हुए, उन देशों को सब्सिडीज से बाहर किया जाए जो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग में इन्वॉल्व हैं। अनरेगुलेटेड से होता यह है कि हम एक्सप्लॉयट कर रहे होते हैं, यानी जिस रेट से फिशर्स अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा हम फिशिंग कर ले रहे हैं। अब इससे होगा ये कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं या फिर इंडेंजर्ड कम्युनिटीज़ हैं जो कि एक्वेटिक क्रिएचर्स पर निर्भर हैं, उनके लिवलीहुड और फूड सिक्योरिटी पर आफत आ जाएगी। इसमें हमें उस सिद्धांत को अपनाना चाहिए कि भंवरा फूल से उतना ही रस चूसता है जितने में उसका शहद भी बन जाए और फूल भी मृत न हो। बहरहाल विकासशील देश पर कोई लिमिटेशन न लगे जो वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग करते हैं, उसमें सब्सिडीज़ पर कोई लिमिटेशन न लगाया जाए। वैक्सीन्स को लेके पेटेंट्स रूल्स पर रिलैक्सेशन पर भी बात हुई और भारत और साउथ अफ्रीका ने इसके विरोध भी किया, लेकिन मेंबर कंट्रीज़ इस बात पर एग्री हुए कि पेटेंट के कंटेंट का यूज़ किया जा सकता है वैक्सीन्स बनाने के लिए, इवन विदाउट कंसेंट ऑफ राइट होल्डर। 5G ऑक्शन पर भी एक आर्टिकल है जिसे मैंने 16 जून को डिटेल में कवर किया था, आप चाहें तो वहाँ से एक बार देख सकते हैं। तो आज के थे ये कुछ मुख्य समाचार। ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलेंगे फिर कल कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।